Recently, in the state of Telangana, in February 2021, a very dreadful incident took place where an advocate couple were severely stabbed and murdered in the daylight. In the same row, in June 2021 in Jaipur, an advocate couple were attacked by the criminals and several serious injuries were inflicted upon them and the criminals broke their legs. All the incidents are very terrific, very horrific in the justice system. As there is an increase in these incidents of attacks, threats, kidnapping, murder, intimidations towards the advocate, there is an urgent need of the hour to bring such a legislation which can ensure an adequate protection to all the members of legal fraternity. Hi everybody, here this is Aradhya Gupta. Today we are going to discuss the very important legislation which can bring a major change in all these incidents which is happening these days. We are going to discuss today the Advocate Protection Bill 2021. This bill has been recently released by Bar Council of India on 2nd July 2021. This bill has been prepared by a committee of total 7 members who prepared this draft considering the protection of the advocates as well as of their families, that they can perform all the professional conducts fearlessly. The main objective of this bill is that जितने भी एडवोकेट्स हैं वो अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को बिना किसी डर के, बिना किसी थ्रेट के परफॉर्म कर सकें, उनकी फैमिलीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे और सारे ही लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर्स को एक प्रोटेक्शन, एक एडिक्वेट प्रॉपर प्रोटेक्शन इंश्योर किया जा सके. As we all know, the advocate fraternity is a very essential wing, just like the police or just like the judiciary in ensuring the justice in the society. तो पुलिस को और जुडिशरी को जैसे एक इम्पॉर्टेंट और एक इंश्योर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, उसी तरीके से ज़रूरत है कि एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी को भी एक एडिक्वेट प्रोटेक्शन इंश्योर की जाए. और उसी ऑब्जेक्टिव से ये बिल को प्रपोज किया गया है, इसको ड्राफ्ट किया गया है. And BCI has requested all the stakeholders, all those persons who are interested in this legislation, in this draft, to have a look, to read all the sections of this bill and जो भी उनको changes कराने हैं, जो भी कोई suggestions देने हैं, वो उन्होंने email ID प्रोवाइड की है, उस पर उसको भेजें, मेल करें और फिर क्या करेगा BCI उन सारे suggestions को, changes को consider करेगा और accordingly उस draft में changes करके फिर उसको ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को उसे पास ऑन करेगा. ठीक है, तो इस बिल में टोटल 16 सेक्शंस हैं. ठीक है, हम लोग एक बार इन सभी सेक्शंस का ओवरव्यू कर लेंगे कि इस सेक्शंस के क्या क्या प्रोविजंस हैं. सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 1. Section 1 states the short title, extent and commencement. So it states that the bill is called the Advocate Protection Bill 2021. इसका एक्सटेंट है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. और सेक्शन 1 हमें बताता है कि ये इन्फोर्समेंट में तब से आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी. ठीक है, इसका सेक्शन 2 एक डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मेंशन्ड हैं, जैसे कि इट स्टेट्स अ डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट. और यहाँ पर इस बिल का सेक्शन एडवोकेट का ये कहता है कि एडवोकेट की डेफिनेशन वही है, एडवोकेट का मीनिंग वही है जो कि पुराने एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में प्रोवाइडेड है. एंड उसमें क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग any person who fulfills the conditions or essential elements of section 24 provisions of the act, की जो कंडीशंस है, एलिमेंट्स है, उनको जो फुलफिल करता है, दैट पर्सन विल बी डीम्ड एज एन एडवोकेट ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल. ठीक है, तो जो उसके प्रोविजंस की विद इन एनरोल्ड है एज एन एडवोकेट, वही व्यक्ति इस बिल में भी एडवोकेट कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एक्ट ऑफ वायलेंस की. एक्ट ऑफ वायलेंस क्या है, कौन कौन से ऑफेंसेस एक्ट ऑफ वायलेंस कंसिडर किए जाएंगे और उसके अगेंस्ट और पनिशमेंट इम्पोज किया है, पनिशमेंट का प्रोविजंस प्रोवाइडेड है इस बिल के विद इन. सो इसमें 2-3 कैटेगरीज प्रोवाइडेड हैं कि कौन कौन से एक्ट्स जो हैं वो एक्ट ऑफ वायलेंस कंसिडर किए जाएंगे. ये कहता है कि वो सारे एक्ट्स जो कि एक एडवोकेट के अगेंस्ट किए जाएं विद द इंटेंशन
with the intention of prejudice the process of fearless, impartial and fair litigation. जो वो फेयर लिटिगेशन करता है, जो इम्पार्शियल लिटिगेशन करता है, उसको भंग करना, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई एक्ट करना, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑफेंस, एज एन एक्ट ऑफ वायलेंस। इसके अलावा वो सारे एक्ट्स जो कि एडवोकेट्स को हार्म कॉज करते हैं, थ्रेट कॉज करते हैं, कोअर्जन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, हर्ट, क्रिमिनल फोर्स, ये सारे ही एक्ट ऑफ वायलेंस कंसिडर किए जाएंगे, जो कि एडवोकेट्स की लिविंग कंडीशंस को, जो कि एडवोकेट्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्पैक्ट करे, उसको अफेक्ट करे नेगेटिवली, या फिर किसी न किसी तरीके से एडवोकेट को कोई लॉस कॉज करे या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज करे, दैट ऑल विल बी कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन कौन से एक्ट ऑफ वायलेंस है और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है इस बिल के थ्रू। अब जानते हैं कि क्या क्या पनिशमेंट्स ऐसे व्यक्तियों के अगेंस्ट इम्पोज की जाएंगी जो कि एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं अगेंस्ट द एडवोकेट्स। तो सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट। इट स्टेट्स दैट इम्प्रिजनमेंट उन लोगों के ऊपर इम्पोज की जाएगी 6 महीने से लेकर, जो कि एक्सटेंड हो सकती है अप टू 5 साल, और साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है जो कि 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये पनिशमेंट ऐसे लोगों के अगेंस्ट इम्पोज किया जा सकता है। इसी सेक्शन का क्लॉज 2 बताता है अबाउट द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब कि अगर वो व्यक्ति एक बार पनिशमेंट इम्पोज होने के बाद फिर से वही चीज़ को दोहराता है, ठीक है, सब्सिक्वेंटली फिर उस ऑफेंस को कमिट करता है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट इम्पोज की जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट, जो कि हो सकता है अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक का उसको सजा हो सकती है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस फाइन कैन बी इम्पोज विच में एक्सटेंड अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का फाइन ऐसे पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। तो देखिए ये इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अब इनके इस बिल के प्रोविजंस में प्रोवाइडेड है, जिससे कहीं ना कहीं आज की डेट में एडवोकेट्स को एक प्रोटेक्शन मिलता है थ्रू दीज प्रोविजंस। सेक्शन 4 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि कॉम्पनसेशन की बात करता है कि अगर किसी भी ऐसे एक्ट की, किसी भी ऐसे ऑफेंस की वजह से अगर एडवोकेट की किसी प्रॉपर्टी को कोई लॉस होता है, प्रॉपर्टी का कोई नुकसान होता है या फिर उसको कोई लॉस कॉज होता है, तो यहाँ पर उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। और कॉम्पनसेशन के रिगार्ड में प्रोविज़न है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है तो डबल द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वो एज अ कॉम्पनसेशन एडवोकेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मेजर है टुवर्ड्स दी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ दी एडवोकेट फ्रेटर्निटी। फर्दर इसका सेक्शन 5 बताता है कि जो ऑफेंसेस कमिट करे जाते हैं, जो कंसिडर किए जाएंगे इन दिस बिल, उसका नेचर क्या है और कौन इसको संज्ञान में लेगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा और कौन इसका ट्रायल कर सकता है। दे आर कग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल इन नेचर। ये कग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे और ये नॉन बेलेबल नेचर के हैं। कग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, वारंट की ज़रूरत नहीं है, और साथ साथ ये ऑफेंसेस काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं, हीनियस नेचर के होते हैं। और नॉन बेलेबल मतलब कि यहाँ पे बेल उस व्यक्ति को एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी, बल्कि एज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन होगी कोर्ट के ऊपर कि वो उसे बेल इंश्योर करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा बेल इन जनरल अक्यूज को अवेलेबल नहीं होती है। तो ये होते हैं कग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बात करते हैं कि ऐसे ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर कौन से ऑफिसर के पास होता है। सो हियर द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सच एन ऑफेंसेस इज टू बी डन बाय सच एन ऑफिसर विच इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, द डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस रैंक से ऊपर का पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इस ऑफेंसेस में, उससे नीचे की रैंक के ऑफिसर को ये पावर नहीं दी गई है। इसके अलावा ट्रायल की बात करें, सच एन ऑफेंसेस कैन बी ट्रायल इज नॉट बिलो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज से नीचे के जो कोर्ट्स हैं वो लोग इस ऐसे ऑफेंसेस को नहीं डील करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज या उससे ऊपर की कोर्ट्स में ही ऐसे ऑफेंसेस का, ऐसे केसेस का ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है DSP के पास, उसमें एक लिमिटेशन पीरियड है कि जिस दिन FIR दर्ज कराई गई है, रजिस्टर कराई गई है, उसके विद इन 30 डेज ही इन्वेस्टिगेशन को आपको प्रोसीड करना है। दिस इज अ टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज, राइट।
सेक्शन 6 इस बिल का बात करता है अबाउट द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अच्छा, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या होता है? कंपाउंडिंग मीन्स कॉम्प्रोमाइज कर लेना। जो पार्टीज है वो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। तो यहाँ पे द कंप्लेनेंट में अग्री टू ड्रॉप द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो यहाँ पे वो दोनों पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट जाके भी वो इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट का परमिशन लेना इज मस्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस बिल का, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। फर्दर सेक्शन 9 ऑफ दिस बिल टॉक्स अबाउट द रिड्रेसल कमिटी। एक कमिटी सेटअप की जाएगी इस बिल के रिगार्ड में, दैट इज अ रिड्रेसल कमिटी। और ये कमिटी ईच लेवल पे सेटअप की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल एंड सुप्रीम कोर्ट लेवल, जो कि एडवोकेट्स के या बार एसोसिएशन के कोई भी जो भी ग्रीवेंसेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिड्रेस करने के मोटिव से सेटअप की जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटी सेटअप होगी उसका हेड होगा डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट में होगा चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके कोई नॉमिनेटेड पर्सन, वही उसके जो है हेड ऑफ द कमिटी होंगे। और जो बाकी 2 मेंबर्स होंगे, दोज 2 मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन इट्स ओन मोशन। ठीक है, तो ऐसे सेटअप की जाएगी एक रिड्रेसल कमिटी जो कि एडवोकेट फ्रेटर्निटी या फिर बार एसोसिएशन के प्रॉब्लम्स को, उनकी ग्रीवेंसेस को सेटल करेंगे, उसमें उनकी रेमेडी प्रोवाइड इंश्योर करेंगे। ठीक है, Further, Section 10 talks about the protection of action in due conduct of the duties of the advocates. It states that कोई भी action, कोई भी सूट एडवोकेट्स या लॉयर्स के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा अगर वो गुड फेथ में वर्क कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में हो रही है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा एडवोकेट्स के पास पूरा राइट है कि वो अपने लीगल इंटरेस्ट को रेज करने के लिए किसी भी एसोसिएशन का पार्ट हो सकते हैं, किसी भी सेमिनार्स का पार्ट हो सकते हैं जिसमें वो अपनी लीगल इंटरेस्ट को रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 11 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि बात करता है, जो कि प्रोवाइड करता है एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल द इलीगल अरेस्ट एंड अगेंस्ट ऑल द मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस। ये बात करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर एक एडवोकेट को नहीं अरेस्ट कर सकता है जब तक वो सीजेएम से, जो नियरेस्ट सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो उससे एक स्पेशल ऑर्डर ना ले फॉर द अरेस्ट ऑफ द एडवोकेट। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी केस में अगर कोई एफआईआर फाइल होती है अगेंस्ट एन एडवोकेट, तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले नियरेस्ट सीजेएम के पास जाएगा, उसको इस एफआईआर के बारे में बताएगा, इंसिडेंट्स के बारे में बताएगा, अलॉन्ग विद ऑल द रेलेवेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन, वो सब लेकर जाएंगे सीजेएम के पास। फिर सीजेएम क्या करेंगे, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करेंगे, उसमें वो उस एडवोकेट को अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का राइट देंगे। ठीक है, जब वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन को, सारी हेयरिंग्स को सुनने के बाद अगर उन्हें पता चलता है कि जो एफआईआर फाइल की गई है वो मैलिशियसली की गई है, विद एडवोकेट को परेशान करने के लिए और उसको मैलिशियसली प्रोसिक्यूट करने के लिए की गई है, इलीगल अरेस्ट कराने के लिए की गई है, तो यहाँ पर फिर सीजेएम जो है एडवोकेट को बेल इंश्योर कर देंगे, बेल पर उन्हें रिलीज कर देंगे। इसके बाद सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी केस में, ऐसे किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन दौरान उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पाई जाती है जो कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन है, कोई ऐसा मटेरियल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट के पास ही मिल सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स के पास से ही ऑब्टेन किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये कंसिडर किया जाएगा कि उस इन्वेस्टिगेशन में वो इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने बाय थ्रू coercion obtained की है। It shall be presumed as per this section 12 of this Advocates Protection Bill। सेक्शन 13 जो है इस बिल का, वो बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स के टुवर्ड्स कोई भी और रूल पास कर सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्शन 14 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 14 बात करता है कि सीआरपीसी के जो भी प्रोविजंस हैं वो इस बिल की प्रोसीडिंग्स को इंश्योर कराने में वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे बिफोर द कोर्ट। ठीक है, इसका सेक्शन 15 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बात करता है अबाउट द सोशल सिक्योरिटी। It states that central or state government shall ensure to provide the financial assistance to all the advocates who are in need
ठीक है, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स, या जो भी, अगर कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई भी और नेचुरल डिजास्टर अकर हुआ, या फिर किसी पैंडेमिक के थ्रू, किसी एपिडेमिक के द्वारा, जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन है। तो अगर ऐसे किसी भी सिचुएशंस में अगर कोई एडवोकेट फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगा मिनिमम 15,000 पर मंथ। ये सोशल सिक्योरिटी की बात सेक्शन 15 बात करता है इस पर्टिकुलर बिल का। तो गाइज ये थे सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के। अगर ये बिल पास हो जाता है तो एडवोकेट्स को बहुत ही एडिक्वेट प्रोटेक्शन इंश्योर होगी अगेंस्ट ऑल द इंसिडेंसेस जो कि आज के टाइम पे थ्रेट कॉज कर रहे हैं एडवोकेट्स के क्विक और फेयर जस्टिस प्रोवाइड इंश्योर कराने में और एडवोकेट फ्रेटर्निटी के प्रोफेशनल कंडक्ट को प्रोसीड करने में। Right. In the end, I just want to conclude that this committee of 7 members has deliberated upon the need of the social security of the advocates, the protection of the advocates against the illegal arrests, the malicious prosecutions, the unwanted suits, and to redress the grievances, the problems which are being faced by the advocates and the Bar Association. After considering all the suggestions, changes shall be made to this bill, and thereafter the bill shall be sent to the Honorable Minister of Law and Justice to table the same before the Parliament. If it will be passed by both the houses of Parliament and assented by the President of India, it shall become the Advocate Protection Act 2021. So this was all about this particular bill. I hope this information helped you regarding the better understanding of the same. What are your views, your suggestions regarding the same? आप लोग मुझे comment section में बताइए. This was it everyone. In the end, I just want to say that wherever you feel that your rights are being infringed and you have been deprived of your rights, just come in front and speak for your rights, stand for your rights. So thank you so much again. Have a good day. Signing off here, Aradhya Gupta.